हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गोदावरी नदी अपतंत्र के बारे में बात करेंगे और दक्षिण भारत की नदियों से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन भी हम लोग आगे चल के देखेंगे और नदियों से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन भी हम आपको एक साथ बता देंगे कि कितने क्वेश्चन नदियों से बन सकते हैं और सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग पहले नदियों के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक क्लास में उत्तर भारत की नदियों के बारे में बात किया था। अब हम लोग दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे और गोदावरी नदी अपतंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, हम लोग जो हमारी जो क्लास चल रही है वो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत चल रही है और हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग भारतीय प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में हमने बात किया था, जिसमें सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में बात किया था। अब हम लोग जो है बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है और प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां होती हैं उनका जो क्षेत्र है बहने का वो 3 क्षेत्र है। अरब सागर, जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो अरब सागर में भी गिरती हैं, बंगाल खाड़ी में भी गिरती हैं और उत्तर की ओर भी बहती हैं और ये जा करके विंध्य पर्वत से निकल करके और ये जो है गंगा का भाग भी बन जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां 3 क्षेत्रों में बहती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत नदियां कितने दिशाओं में बहती हैं, तो 3 दिशाओं में बहती हैं, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर बहते गंगा में मिल जाती है। जैसे सोन नदी है तो गंगा में मिल जाती है। आगे बढ़ते हम लोग और भारतीय प्रायद्वीपीय नदियों के अगर हम बारे में बात करें तो जो पश्चिमी घाट है, जो यहाँ से नदियां निकलती हैं, उनमें जो नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं वो लंबी दूरी तय करती हैं, इसलिए ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, वो डेल्टा बनाती हैं और इसीलिए पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़ा हो गया है। जबकि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो जो है कम दूरी तय करती हैं और इसीलिए वो डेल्टा ना बना करके ज्वार नद मुख बनाती हैं और सीधे जाकर के प्रवेश कर जाती हैं अरब सागर में। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में बात करेंगे और गोदावरी के बाद फिर हम लोग कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी और महानदी और फिर इसके बाद में अरब सागर की ओर गिरने वाली सारी नदियों के हम लोग बारे में बात करेंगे अलग अलग। तो सारी नदियों के बारे में अगर हम बता देंगे अलग अलग क्लास में तो एक तरह से आपको पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा कि नदियों के बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं और वहां से हमें कैसे इसको देखना। और नदी जब हम मैप के थ्रू देखते हैं तभी हमें वो याद होता है कि वो नदी कहाँ गिरती है, कैसे गिरती है, तभी हमें चीजें याद होती हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत नदियों की बात करें तो याद रखिएगा जो भारतीय प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो उत्तर की ओर भी निकलती हैं, पूरब की ओर और पश्चिम तीनों दिशाओं में बहती हैं। मैंने अभी आपसे बात किया कि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो 3 दिशाओं में बहती हैं, उत्तर की ओर भी बहती हैं, पूरब की ओर भी बहती हैं और पश्चिम की ओर भी ये बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है, अतः विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती हैं। इनमें चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियां प्रमुख हैं। मैंने वही बात की आपसे कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और वो जो है विंध्य पर्वतमाला से निकलती हैं और ये उत्तर की ओर बहती हैं, जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, सोन हो गया, ये सब गंगा और यमुना का भाग मानी जाती है, लेकिन वो सब प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां जो है उत्तर दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। ये सब नदियां पूरब की ओर गिरती हैं, पूरब की ओर बह के बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों में नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं। मैंने अभी आपसे बताया कि सारी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और सब नदियां जो है बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले लंबी दूरी तय करती हैं, इसलिए डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद है आपका जो भारतीय प्रायद्वीपीय में नदियों में पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली नदियां होती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा कन्ना बना करके ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। याद रखिएगा ज्वार नद मुख मतलब होता है एस्चुरी का निर्माण करती हैं और वो जो है ज्वार का पानी नदियों के मार्ग में प्रवेश कर जाता है, इसलिए उन्हें हम ज्वार नद मुख कहते हैं। इसका जो है मैं आगे बताऊंगा कि ये ज्वार नद मुख क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, उसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। हम बात करते हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की। तो गोदावरी नदी जो है ये
कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। पहले याद रखिएगा, कोई भी नदी आप जब पढ़ें तो पहले जरूर याद रखिएगा वो नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है। तो ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के पास, नासिक के पास त्रंबक पहाड़ी से निकलती है और ये जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी है? नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा के बाद गोदावरी नदी ही सबसे लंबी नदी मानी जाती है पूरे भारत की, और साउथ इंडिया की ये सबसे लंबी नदी है। इसकी सारी नदियों की अगर हम बात करें तो नदी का दिशा ये है, तो नदी का जो ये वाला क्षेत्र है, ये नदी का जो है बायां क्षेत्र कहलाता है और ये नदी का दायां क्षेत्र कहलाता है। तो कौन कौन सी नदियां बाईं साइड नदियां हैं, इनको पढ़ना है, और कौन कौन सी दाईं साइड नदियां हैं, हमें इनके बारे में जानना है। अगर हम गंगा की, ये गोदावरी की बात करें तो इसकी तुलना गंगा से की जाती है। जैसे उत्तर भारत में गंगा सबसे लंबी नदी है, वैसे दक्षिण भारत में इसको भी पवित्र मान करके और लंबी नदी है इसलिए इसको हम दक्षिण की गंगा या गोदावरी जो है को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की साई नदियों की बात करें तो बाईं साई नदियों में पूर्णा नदी, वर्धा, बेनगंगा मिलकर के प्राणहिता बनाती हैं, इंद्रावती नदी और सेलरू नदी। जबकि जो नदियां दाईं तरफ से मिलती हैं उनमें मोहेर नदी, मंजरा और प्रवर नदी। इन नदियों के पूरा क्षेत्र को ही जो है क्या कहते हैं? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है। इन्हीं को द्रोणी कहते हैं, इन्हीं को घाटी भी कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ होता है? क्या देखिएगा, उद्गम का मतलब होता है नदी कहाँ से निकलती है। तो यह नासिक जिले में त्रंबक पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में के सहारे एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? तो वो नदी है आपकी गोदावरी नदी। यह भारत के अंदर स्थित गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। याद रखिएगा, पूरे भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और वायु, याद रखिएगा यही सबसे इंपॉर्टेंट है, वायु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ एक बात ध्यान देना है कि आयु में भी ये पुरानी नदी है, आकार में गंगा के समान है और लंबाई में गंगा के समान है, इसीलिए इसे हम दक्षिण गंगा कहते हैं। और जैसे गंगा नदी पर कुंभ का मेला लगता है, वैसे गोदावरी पर भी, नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है। तो इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, किसका? गोदावरी का। गोदावरी साई नदियों की बात करें तो बाईं साई नदियां कौन कौन सी हैं और दाईं साई नदियां कौन कौन सी हैं, ये बिल्कुल लिस्ट आपको सामने दिखा दिया गया जिससे आपको बिल्कुल ये याद हो जाए। अब बाईं साई नदियों की अगर हम बात करें तो उसमें वर्धा है, प्राणहिता है, पेनगंगा है, इंद्रावती है, सबरी है, पूर्णा है और सिल्लू नदी है। जबकि दाएं साई नदियों में मोहेर है, मंजीरा है, इसी को मंजरा भी कहते हैं, और प्रवर नदी है। तो ये तीन नदियां किसकी साई नदियां हैं और ये सब गोदावरी की है। और एग्जाम में यही साई नदी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन नदी किसकी साई नदी है और हमें दिमाग में ये बातें नहीं होती, इसलिए हमारे क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाते हैं। तो जब हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाता है। आप लोग जो है चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे और आपकी क्लास लगातार चलती रहे और आपका सारा सिलेबस आपका पूरा हो जाए। गोदावरी की बाईं साई नदियों की बात करें, सबसे बड़ी नदी पहली है पूर्णा नदी है और यह गोदावरी की एक छोटी साई नदी है और यह अजंता श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है। पूर्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो अजंता पहाड़ी से निकलती है और आकर के गोदावरी में मिल जाती है। दूसरी नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और सुना होगा आप बस्तर का पठार, ये बस्तर के पठार से होके आती है और आकर के ये जो है महाराष्ट्र में किससे मिल जाती है? तो ये मिलती है आकर के गोदावरी से। तो यह गोदावरी की एक महत्वपूर्ण बाईं साई नदी है और यह उड़ीसा में पूर्वी घाट के नीमगिरी के पास से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ में बहते हुए बस्तर के पठार के मध्य से गुजरती है और तत्पश्चात यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से मिलकर स्थलीय तिराहा पर गोदावरी से मिल जाती है और बस्तर क्षेत्र का प्रमुख नगर जगदलपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी याद रखिएगा
कि सारी नदियों में इंद्रावती जो नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको मैप के थ्रू हम तो देख लेते हैं। ये है आपका इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बस्तर के पठार से होती, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से बह के आती है और यहीं पर इंद्रावती नेशनल पार्क भी बनाया गया है। और ये नदी उस क्षेत्र से आती है जो नक्सलाइड एरिया पूरा भारत का पड़ता है, वहां से आकर के ये गोदावरी में मिलती है। तो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है और ये गोदावरी की सहाय नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बाईं तरफ से आकर गोदावरी में मिलती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सिलेरू नदी या गोदावरी की सबसे बाईं सहाय नदी कौन सी है, तो ये सिलेरू नदी है, यहाँ पे आपको दिया है, याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि गोदावरी की एक सहाय नदी है प्राणहिता। ये प्राणहिता यहाँ पे है, इसको प्राणहिता कहते हैं और ये 3 नदियों के संगम से बनती है। बेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, 3 नदियों के मिलने से ही प्राणहिता का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके बाद है आपकी प्राणहिता नदी। जो प्राणहिता नदी है वो याद रखिएगा 3 नदियों के संगम से मिलकर के बनी है। वो कौन कौन नदियां हैं, तो बेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, ये सब नदियां जो है महादेव पहाड़ी से निकलती हैं मध्य प्रदेश से और आकर के गोदावरी का हिस्सा बन जाती हैं। यह लिखा हुआ है कि भारत के महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में बहने वाली यह एक नदी है। यह गोदावरी नदी की एक उपनदी मतलब होता है सहायक नदी है और ये कौन है, ये है आपका प्राणहिता। वर्धा नदी और बेनगंगा नदी के संगम से आरंभ होती है और गोदावरी नदी तंत्र के कुल जल संभरण क्षेत्र में 34% भाग प्राणहिता द्वारा सिंचाई होती है। तो प्राणहिता नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और 3 नदियों के संगम से मिलकर के बनी है। बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी से निकलती है और बेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा नदियां मिलकर के प्राणहिता का निर्माण करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, पॉइंट है ये। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्राणहिता नदी जो है किन नदियों के मिलने से बनती है, तो 3 नदियों के मिलने से बनती है। बेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, ये 3 नदियां जब मिल जाती हैं तभी उसका नाम प्राणहिता के नाम जाना जाता है और प्राणहिता ही जो है आकर के यू गोदावरी में बाईं तरफ से मिलती है। आप ये मैप के थ्रू दे सकते हैं। 3 नदियों के संगम के बाद तब इसका नाम प्राणहिता पड़ जाता है और प्राणहिता आकर के ही गोदावरी में मिल जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट नदी है सिलेरू। आप देख सकते हैं सिलेरू नदी ये है और ये बिल्कुल अंतिम बाईं सहायक नदियां हैं, गोदावरी की है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है सिलेरू किसकी सहायक नदी है और ये बहुत बच्चों से गलत हुआ है। तो ऐसे छोटी छोटी नदियों के बारे में आजकल पूछने लगे हैं जिनके बारे में आप कभी नाम भी नहीं सुने होते हैं। लिखा हुआ है यह गोदावरी की अंतिम महत्वपूर्ण बाईं सहायक नदी है। यह पूर्वी घाट से निकलती है और मध्य आंध्र प्रदेश के बीच सीमा बनाने के पश्चात गोदावरी में मिल जाती है। सबरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इस नदी पर जालापुट और मचकुंड और बाली मेला बांध स्थित है। अब ये बांधों के नाम भी ऐसे पूछे जाते हैं आकर एग्जाम में, जो बांधों के नाम आप कभी सुने भी नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि बाली मेला बांध कहाँ पर है, मचकुंड बांध कहाँ पर है और जालापुट बांध कहाँ पर है। तो ये सब जो है कहाँ पर है, तो ये सिलेरू नदी पर है। और सिलेरू किसकी सहायक नदी है, तो नदी है गोदावरी की। डुडुमा जलप्रपात और बचकुंड जलाशय इसी नदी पर स्थित है। डुडुमा जलप्रपात के बारे में एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये कहाँ पर है, ये सिलेरू नदी पर है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन गलत होने का चांस ज्यादा होता है। अगर हम गोदावरी की दाईं सहायक नदियों की बात करें तो सबसे नदी है, पहली है मंजरा। मंजरा नदी याद रखेगा, इसी को मजीरा भी कहते हैं। यह गोदावरी की सबसे महत्वपूर्ण दाईं सहायक नदी है और यह महाराष्ट्र के बालाघाट से निकलती है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर के ये बहती है। इस नदी पर आंध्र प्रदेश में निजामाबाद के समीप निजाम सागर स्थित है। याद रखिएगा, इसी नदी पर निजामाबाद में निजाम सागर बांध बनाया गया है। किस नदी पर है, मंजरा पर है। तिरना और मन्नार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, दूसरा है आपका परवड़ नदी। परवड़ नदी जो है ये महाराष्ट्र जो है राज्य के अहमदनगर जिले में बहने वाली एक नदी है और यह गोदावरी नदी की एक उपनदी या सहायक नदी है और पश्चिमी घाट में उत्पन्न होती है। यह पश्चिमी घाट में आरंभ होने वाली गोदावरी की एकमात्र उपसहायक नदी है और परवड़ नदी पर अम्ब्रेला जलप्रपात स्थित है। याद रखिएगा, गोदावरी की सब सहायक नदियां अलग अलग क्षेत्रों से आती है, लेकिन एकमात्र यही नदी है जो पश्चिमी घाट से निकल के गोदावरी में मिल जाती है। और इतिहास में
ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर ताम्रकालीन सभ्यता का निर्माण हुआ था, जिसे हम जारवे संस्कृति कहते हैं। तो जारवे जो संस्कृति का निर्माण हुआ था महाराष्ट्र में, वो परवन नदी घाटी में ही हुआ था, जहां पर तांबे के औजार पाए गए थे दक्षिण भारत में। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गोदावरी नदी के जल को लेकर के किन किन राज्यों के बीच में विवाद है। याद रखिएगा, गोदावरी नदी को लेकर के किन किन राज्यों के बीच विवाद है। तो महाराष्ट्र में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में गोदावरी नदी को लेकर के विवाद है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, इसीलिए इन तीनों राज्यों के बीच में नदी को की जल को लेकर, बंटवारा को लेकर विवाद है। और इसको लेकर के कई बार सुप्रीम कोर्ट में विवाद आ चुका है, लेकिन सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो है सबसे अधिक गोदावरी का पानी इस्तेमाल करने को किसको दिया है, तो आंध्र प्रदेश को दिया है। याद रखिएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद सिंचाई का जो है क्षेत्र अधिक है, और जिस नदी के क्षेत्र में सिंचाई का क्षेत्र अधिक होता है, उसी राज्य को पानी का अधिकार ज़्यादा दिया जाता है। तो ये गोदावरी नदी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। गोदावरी नदी के सारे आप मैप के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि गोदावरी नदी कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो है ज्योग्राफी के पॉइंट व्यू से, और उसकी सारी नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनको आपको बिल्कुल याद रखना है, जिससे ये जो है एग्जाम में आए और आपसे गलत ना होने पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें गोदावरी नदी की लंबाई को लेकर के, इसके महत्व को लेकर मैंने आपको बता दिया है, और इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आयु, आकार और लंबाई में ये गंगा के समान मानी जाती है, और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखेगा। और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ये याद रखेगा। इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी उसमें कृष्णा, कावेरी, इन सब के बारे में मैं बता दूंगा, और भारत की सब नदियों के बारे में अलग अलग वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको जो है क्लास लंबी न लगे, और आपका जो है अलग अलग टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। तो हमने जो है गंगा की और ये उत्तर भारत नदियों के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं हम लोग, और अब हम लोग दक्षिण भारत नदियों के बारे में ही बात कर रहे हैं, और सबसे पहले हमने गोदावरी की बात किया है। गोदावरी के बाद हम लोग कृष्णा की बात करेंगे, फिर कावेरी नदियों की बात करेंगे और उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। और याद रखिएगा, जो दक्षिण भारत नदियां होती हैं उनकी सारी नदियों को याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो यहाँ नदियां निकलती हैं यही एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन में फंस जाते हैं, और बच्चे क्वेश्चन गलत करके ही आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नदियों के बारे में हम विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ये नदियाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करती हैं। तो हम लोगों ने क्लास में उत्तर भारत नदियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में, आपको इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख के सारी क्लास कर सकते हैं। और सारी क्लास को मैंने नंबर भी दे दिया है कि कौन सी क्लास है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको असुविधा नहीं होगी। और हम लोगों ने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, पूरा उत्तर भारत नदियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दक्षिण भारत नदियों को ही पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले आज की जो क्लास थी वो गोदावरी के बारे में बता दिया है मैंने। इसके बाद हमारी कृष्णा और कावेरी, महानदी और अन्य नदियों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वो कहाँ से निकलती हैं और उनका क्या महत्व है हमारे देश में है। वीडियो आप लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप जो है क्लास अपनी अच्छे से करते रहें। ओके, थैंक यू।